हे गाइस, मैं सिराजुद्दीन आप सभी का द मास्टर साहब पे स्वागत करता हूं। हम लोग जनरल साइंस में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो टॉप 200 क्वेश्चन उसको इसमें देखने वाले हैं। और ये बेसिकली जिस हिसाब से है क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम से क्वेश्चन निकाल के इसको डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों यहाँ पे ये हम पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें से कौन सा मेजरमेंट जो है यूनिट जो है डिस्टेंस का नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है एमीटर, क्यूबिट, पारसेक और एंगस्ट्रम। तो अगर हम एंगस्ट्रम की बात करें तो एंगस्ट्रम क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है वेव लेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वेव लेंथ ऑफ लाइट, इसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पारसेक। पारसेक क्या है? तो पारसेक क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पारसेक का। और इसका भी वैल्यू आपको याद रखना है कि एक पारसेक जो होता है वो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात है। दूसरा है क्यूबिट। क्यूबिट जो होता है वो आपका जो 4 आर्म होता है ना, उसके लंबाई को क्यूबिट बोलते हैं। जो पहले यूज किया जाता था लेंथ ऑफ 4 आर्म, ठीक है, जो कि लगभग लगभग क्या होता है कि 18 इंच के बराबर होता है। किसी का भी 18 इंच या आप कह सकते हैं 44 सेंटीमीटर। और एमीटर जो होता है, एमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक करंट को इससे मेजर करते हैं। तो इसमें कौन सा डिस्टेंस को मेजर नहीं कर रहा है? तो इसमें डिस्टेंस को मेजर नहीं कर रहा है एमीटर, तो आंसर हो जाएगा एमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। जब किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट होता है? तो समझिए कि अगर हम ये अर्थ से किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये कांस्टेंट होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो इसका इनिशियली कुछ स्पीड होगा, फाइनल 0 हो जाएगा, तो स्पीड भी चेंज करेगा, वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तीसरा एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। और वेलोसिटी भी चेंज करता है u से v, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर। प्योर वाटर जो होता है किस टेम्परेचर पे फ्रीज करता है? यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में जो है एबंडेंट होता है, तो ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी होता है और इसमें आपको होता है लेमन, ऑरेंज वगैरह जो होता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की हम बात करें, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो क्या है? जिंक ऑक्साइड क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है और एम्फोटेरिक है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड क्या है कि वो एक ऐसा चीज है जो आपको एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जो ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो एम्फोटेरिक क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारा रिएक्ट करता है बोथ किससे? एसिड और बेस से। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लेजर। लेजर के रिगार्डिंग इसमें कौन सा जो सेंटेंस है वो सही नहीं है? पहला ऑप्शन है क्या, लेजर इज अ डिवाइस दैट एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जो होता है, जो लाइट इमिट होता है, उस डिवाइस को हम लोग लेजर बोलते हैं, तो सही है। दूसरा है कि लेजर बीम जो है, लेजर बीम कैन बी फोकस टू वेरी टाइनी स्पॉट्स। बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स पे भी हम लेजर बीम को क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा है, इमिटेड लेजर लाइट इज नोटेबल फॉर इट्स हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्सिव पावर अनएटेबल यूजिंग अदर टेक्नोलॉजी। डिस्पर्सिव पावर इसमें नहीं होता है, ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। लेजर लाइट इज यूज्ड इन अ बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर में हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ मूविंग बॉडी टर्न्स इट्स स्पीड टू 1.5 टाइम्स। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अब उसका स्पीड जो है 1.5 गुना बढ़ गया है, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी पहला जो था वो हमारा हाफ mv² था,
अब क्या हो गया कि स्पीड जो है v से 1.5 v हो गया, तो हाफ m 1.5 v का होल स्क्वायर, 1.5 गुना बढ़ गया। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर इंटू 2.25, 2.25 1.5 का स्क्वायर हो गया, और हाफ एम बी स्क्वायर E1 है, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू E1, यानी कि E1 से 2.255 दुगुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि दो फ्लैट मिरर है जो 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, और कितना इमेज बनेगा अगर हम एक कैंडल उसके बीच में रख देते हैं। मान लीजिए कि 60 डिग्री के एंगल पे ये दो मिरर रखा हुआ है। ठीक है, ये दो मिरर है 60 डिग्री के एंगल पे, इसके बीच में एक कैंडल रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल इमेज कितना बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 बाई थीटा। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू इवन आएगा तो हम एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि कभी भी इवन वैल्यू हमको नहीं लेना है, ऑड वैल्यू लेना है। तो उस हिसाब से भी आप ऑप्शन काट सकते हैं, 4 और 6 होगा, नहीं 3 और 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 360 बट्टा 60 ये हो गया 6। अब 6 में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी इवन आएगा एक घटाएंगे वही हमारा आंसर होगा, और ऑड आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टूरिस्ट है, a tourist who plans to visit a hill station located at a very high altitude। एक हिल स्टेशन पे एक टूरिस्ट जाना चाहता है जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद है। ऑल्सो विशेस टू टेक अलोंग हिज टेलीविजन सेट, और वो क्या करना चाहता है कि अपना टेलीविजन सेट भी उसके साथ ले जाना चाहता है। इस कॉन्टेस्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ एलसीडी टीवी है 1 नंबर में, 2 में है प्लाज्मा टीवी, और 3 में है आपको कैथोड रे ट्यूब टीवी जो पहले चलता था। तो बोला विच अमंग द एबव आर एक्सपेक्टेड टू वर्क प्रॉपर्ली एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। उस हाई एल्टीट्यूड पे कौन कौन सही से काम करेगा। तो सबसे पहले समझिए कि उस हाई एल्टीट्यूड पे सबसे पहले कि हमारा एलसीडी टीवी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, और कैथोड रे ट्यूब टीवी भी अच्छे से वर्क करेगा। प्लाज्मा टीवी जो होता है, वो प्लाज्मा टीवी क्या होता है, प्लाज्मा टीवी ग्लास और गैस से मिलकर बना हुआ होता है, गैस होता है उसके अंदर। तो अब जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाइएगा प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो गैस का पार्टिकल्स क्या होगा, एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, फैलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो सिग्नल सही से कैच नहीं करेगा और नॉइजिंग, और वो अच्छे से चलेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन एग विथ शेल इज प्लेस्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन। एक अंडा जो है शेल के साथ हम उसको माइक्रोवेव ओवन में डाल रहे हैं, तो इसमें से क्या होने की संभावना है। पहला कि एग विल नॉट वार्म, अंडा जो है गर्म नहीं होगा। दूसरा, एग विल गेट कुक्ड स्लोली सिमिलर टू अ बॉइल्ड एग, जैसे बॉइल्ड एग होता है वैसे धीरे धीरे वो पकेगा। तीसरा है द एग शेल विल एक्सप्लोड, वो क्या होगा, फट जाएगा। और चौथा, एग शेल बिकम्स येलो, एग शेल क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक शेल क्या होगा। अब देखिए होता क्या है, एक के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है स्टीम, वो जो वाटर होता है शेल वाला। तो अब जब जैसे ही माइक्रोवेव में डाला जाएगा वो क्या फॉर्म करना शुरू करेगा, स्टीम फॉर्म करना शुरू करेगा। और स्टीम जैसे ही फॉर्म उसके अंदर बनना शुरू होगा तो बहुत तेजी से बनेगा, और तेजी से बनेगा तो वो पोर्स से निकलने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक शेल है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई फिजिकल यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का इसमें से कौन सा एसआई यूनिट होगा। तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, अगर आप फ्लूइड के टर्म में जाइएगा तो ये होता है शियर स्ट्रेस बराबर म्यू डी बाई डी वाई। ठीक है, इस टर्म से आप जाइएगा तो स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लीजिए। म्यू हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है। अब क्या होगा कि डी यू क्या है, ये एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड, और वाई क्या मीटर है तो मीटर हो गया। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, ऐसे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो है इसको देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब म्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये बच जाएगा न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, यानी न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पास्कल सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पे दिया होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी आपको
दिया हुआ रहता है, तो उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ द ऑप्टिक्स मेक्स द इंडोस्कोपी कैपेबल ऑफ एग्जामिनिंग द इंटरनल ऑर्गन सच एज एब्डोमेन। इसमें से कौन सा फेनोमेना होता है ऑप्टिक्स का जिसकी वजह से जो इंडोस्कोपी होता है वो आपका जो इंटरनल ऑर्गन जैसे एब्डोमेन होता है उसको एग्जामिन करने में मदद करता है। तो देखिए उसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से हाँ इंडोस्कोपी क्या करता है उसको एग्जामिन करता है। नेक्स्ट है एन एंटीना इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड हैव मिनिमम बीम विड्थ ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यू टू कवर इंटायर अर्थ। कितना मतलब हम मिनिमम बीम विड्थ रखेंगे कि पूरे अर्थ को जो है वो कवर कर लेगा। तो देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो आपको 35,865 किलोमीटर जो है आपको दूर होता है अर्थ से। तो अगर आपको अर्थ को पूरा कवर करना है तो उसके लिए इसका जो बीम विड्थ होता है वो 17.34 डिग्री पे रखना होता है। ये वैल्यू को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या पीस ऑफ आइस वाज टाइड विथ ए स्ट्रिंग टू अ वाटर बकेट्स बॉटम। क्या हुआ कि एक पानी का बर्तन है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग से आइस को हमने बांध के रखा हुआ है एंड वाटर बकेट आर फिल्ड विथ वाटर विथ आइस फुल्ली, और पानी से इसको पूरा भर दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है इट वुड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन आइस विल, जब आइस पिघलेगा तो इसका वाटर लेवल का क्या कंडीशन होगा। पहला ऑप्शन है कि लेवल ऑफ वाटर विल गो, पानी का पानी ऊपर चला जाएगा। दूसरा लेवल ऑफ वाटर विल गो, नीचे चला आएगा, कम जाएगा। और चौथा द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन अनचेंज, और वाटर का लेवल में कुछ नहीं होगा, अनचेंज होगा। और चौथा कि वाटर लेवल पहले बढ़ेगा फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात है कि जो आइस इसके अंदर रखा हुआ है इसने कुछ जगह स्पेस छेक रखा है। जब आप पानी इसमें डालिएगा तो ये क्या होगा, ये स्पेस जब पिघलेगा तो ये स्पेस कौन कवर करेगा, वाटर कवर करेगा। अब होता क्या है कि जो हमारा आइस जैसे ही रिप्लेस करेगा वाटर को तो कितना भी रिप्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है आइस का वॉल्यूम बराबर, सॉरी आइस का वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आपका वाटर का वॉल्यूम, इतना ही वो रिप्लेस करेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो आइस का डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, तो क्या होगा कि लेवल जो होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द लेवल ऑफ वाटर विल गो डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज कपल डिवाइस, इसको शॉर्ट में सीसीडी भी बोला जाता है, जो आजकल मॉडर्न डिजिटल कैमरा में होता है। एक ये क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड चिप होता है, आईसी होता है, जो कन्वर्ट करता है किसको, लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न कैमरा में इसको लाया गया है तो किसकी जगह पे लाया गया है, जो ट्रेडिशनल कैमरा में मौजूद था। तो ये एक आपको पता होगा कि पहले जो है फिल्म होता था जिसको हम लोग साफ करवाने जाते थे, तो ये फोटोग्राफिक फिल्म जो है उसकी जगह पे जो है सीसीडी को लाया गया है मॉडर्न कैमरा में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और 17, दो क्वेश्चन एक साथ। एन इंस्ट्रूमेंट कौन, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पहला है मेजरिंग डिस्टेंस, इलेवेशंस, बियरिंग ईटीसी में। दूसरा है मेजरिंग रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट। तीसरा है मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल इन ट्रायंगुलर नेटवर्क। और चौथा है मेजरिंग एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए थियोडोलाइट जो होता है उसमें सबसे पहले तो ये अल्कलिनिटी और सॉल्यूशन मेजर नहीं करते, दूसरा स्पीड ऑफ शाफ्ट भी मेजर नहीं करते। दो ऑप्शन है ए और सी, जिसमें जो थियोडोलाइट होता है वो मेजर करता है किसको, आपको मेजर करेगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल जो होता है ट्रायंगुलर नेटवर्क का, उसको मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। 17 में क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, ठीक है। एक पर्सन जो है एक दीवार के सामने खड़ा, सपोज करिए ये हमारा वॉल है और इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और मेक्स अ साउंड, वो चिल्लाता है। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि वो पर्सन जो है वॉल से उसके बीच की वो इको को सुने, वो एको जो है सुने। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना, ये जो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स मान लेते हैं, इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ये समझना होगा आपको कि जो किसी भी आदमी के दिमाग में यानी ब्रेन में जो सेंसेशन होता है साउंड का वो 0.1 सेकेंड तक होता है, यानी कि ये इसको अपना साउंड सुनने के लिए इसका साउंड जब इससे जाएगा, देखिए यहाँ से इसका साउंड जब यहाँ से जाएगा और टकरा के जब इस तक वापस आएगा तो 0.1 सेकेंड तक इसके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो टाइम हमको तो पता चल गया है। अब स्पीड हमारे पास जो साउंड का होता है वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 होता है। तो अब देखिए कि ये जो स्पीड है, अब देखिए हमको क्या है कि साउंड एको कब सुनाई देगा, एको तब सुनाई देगा जब ये जाके वापस आएगा। यानी कि अगर ये एक्स जा रहा है तो एक्स आ भी रहा है, यानी टोटल ये कितना जा रहा है,
2x जा रहा है, कितना जा रहा है, 2x जा रहा है, तो x जा रहा है x आ रहा है, तब ना e को सुनाई देगा इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम। ये डिस्टेंस कितना है, 2x है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है ना। तो अब x कितना है, 344 इंटू 0.1, दैट मीन्स 2x यहाँ पे हो जाएगा 34.4, 34.4। तो यहाँ से अगर आप x लीजिएगा तो 34.4/4 सॉरी 2, यानी कि 17.2 मीटर इसका डिस्टेंस होगा, किससे, वॉल से। क्यों, क्योंकि हमने साउंड का टोटल डिस्टेंस निकाला, यानी जाने आने तक ई को सुनाई देगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो एक ही है ना, x हमारा, तो आंसर यहाँ पे सुटेबल 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अ लॉन्ग रेल अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर। रेल समझिए जिस पे ट्रेन चलती है उसको रेल बोला जाता है। ये जो पटरी होती है जिसको आप पटरी बोलते हैं, ये लॉन्ग रेल है, ठीक है। इसके बीच में ये होता है, इसको स्लीपर बोलते हैं, ये स्लीपर होता है, ठीक है, ये स्लीपर होता है और ये रेल कहलाता है, ठीक है। तो एक लॉन्ग रेल है जो 700 मीटर लंबा है और स्टील का बना हुआ है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है स्टील से मार के इसको। अब पर्सन जो है एक दूसरी तरफ खड़ा है और एक आदमी इसको स्ट्रक कर रहा है, इधर से मतलब स्ट्रक हो रहा है, तो उसको कैसा साउंड सुनाई देगा। मान लीजिए कि ये आदमी इधर खड़ा है और इधर से कोई इसको स्ट्रक कर रहा है, तो इसको साउंड कैसा सुनाई देगा। पहला है कि ही लिसन द साउंड वेव वंस प्रोपोगेट बाय स्टील, एक ही बार सुनाई देगा जो इसके स्टील के थ्रू आया होगा, ठीक है। दूसरा, ही लिसन द साउंड वेव वंस प्रोपोगेट एयर, जो एयर के थ्रू है, क्योंकि एयर भी क्या करता है, साउंड को प्रोपोगेट करता है, फैलाता है। तीसरा है कि ही लिसन द साउंड वेव्स ट्वाइस, फर्स्ट प्रोपोगेटेड वाया स्टील एंड सेकंड प्रोपोगेटेड वाया एयर, दो बार सुनाई देगा, एक बार एयर के माध्यम से और एक बार स्टील के माध्यम से। तीसरा है ही लिसन द वेव ट्वाइस, फर्स्ट प्रोपोगेटेड वाया एयर एंड सेकंड वाया स्टील। देखिए सी और डी में ज्यादा अंतर नहीं, यहाँ पहले बोल रहा है स्टील से और यहाँ बोल रहा है पहले एयर से। अब समझिए, अब है क्या कि जो साउंड वेव है वो दो बार इसको सुनाई देगा, सबसे पहला चीज। दूसरा, पहले इसको स्टील से सुनाई देगा, ठीक है, स्टील से सुनाई देगा, यहां से प्रोपोगेट स्टील से, और फिर सुनाई देगा इसको एयर से, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर फल्मिनोलॉजी। फल्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज को स्टडी करते हैं, तो फल्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग लाइटनिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज, किसके पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड। अब सबसे पहली बात है कि ये एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड है क्या, तो ये क्या है, ये एक सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या है, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी है, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी है। एल बैंड जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज होता है। और ये फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट में जीपीएस और मोबाइल के लिए, जीपीएस और मोबाइल के लिए, इसको याद रखिएगा। एस बैंड जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज और ये इस्तेमाल किया जाता है वेदर रडार के लिए, ठीक है। वेदर रडार है तो बहुत सारा, लेकिन मैं एक सिंपल आपको बता दे रहा हूँ, वेदर रडार के लिए। सी बैंड जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, या आप यूं कहिए कि फुल जो आपको टाइम, फुल टाइम टीवी नेटवर्क जो होता है, टीवी नेटवर्क, उसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्स बैंड होता है इसका होता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज और ये यूज होता है मिलिट्री वर्क के लिए, ठीक है, मिलिट्री वर्क के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लोएस्ट इसमें कौन सा हो जाएगा, एल बैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, हाउ डज द आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन 135 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ये जो आयोडीन 135 है किस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो आपको आयोडीन 135 है ये क्या करता है, ये एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन का, जो क्या करता है न्यूट्रॉन्स और को किल करता है और इनहिबिट करता है पावर फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है दोस्तों कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लैक आइस। ब्लैक आइस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है बोल रहा है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन हाईली पॉल्यूटेड एरिया। हाईली पॉल्यूटेड एरिया में जो पानी का ड्रॉपलेट जम जाता है उसी को ब्लैक आइस बोलते हैं। दूसरा है कि इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ आइस मेड अप यूजुअली ऑन द रोड्स एंड पेवमेंट। रोड और पेवमेंट पे एक थिन आइस लेयर बन जाता है, वो होता है जहां पे
जो बर्फ गिरती है, ठंडा प्रदेश होता है, वहां पे जहां पे टेम्परेचर 0 या उसके नीचे होता है, वहां पे क्या होता है कि रोड पे जो होता है आइस ड्रॉपलेट जमा हो जाता है, ठीक है, जो दिखने में ब्लैक तरीके का दिखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है आइस का, जो रोड और पेवमेंट पे होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दिया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं ये नहीं होता। फ्रोजन वाटर हाईली पॉल्यूटेड रिवर, ये भी नहीं होता। तो ब्लैक आइस क्या होता है, रोड पे जो होता है पेवमेंट पे वाटर ड्रॉपलेट जब जम जाता है तो वो आपको ब्लैक आइस कहलाता है, और ब्लैक आइस आपको की तरह देखने को मिलेगा वो आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि इन मेनी कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट, जहां पे कोल्ड क्लाइमेट है, म्यूनिसिपैलिटीज जो है नमक का छिड़काव करता है आईसी रोड में, क्यों करता है, इसका करेक्ट रीजन क्या। पहला है कि साल्ट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, साल्ट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, साल्ट राइजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, साल्ट प्रोवाइड नेसेसरी फ्रिक्शन टू टायर ऑफ व्हीकल, साल्ट की वजह से चक्का को चलने में आसानी होता है। देखिए जो ठंडा प्रदेश होता है, जहां पे बर्फ ज्यादा जमती है, वहां पे क्या होता है, नमक का इस्तेमाल जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है उसको कम करने के लिए क्या आता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर को करने के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग, पहला है नियर इंफ्रारेड, इसको एनआईआर भी बोलते हैं, माइल्ड इंफ्रारेड एमआईआर, और फार इंफ्रारेड एफआईआर। ये तीन दिया हुआ, इसमें ऑर्डर जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में बताना है आपको। तो सबसे पहले समझिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा होता है स्पेक्ट्रम, उसका ये वैल्यू है, ये मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब जो इंफ्रारेड होता है, नियर इंफ्रारेड, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.78 टू 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। एनआईआर का जो होता है 3 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर होता है, और एफआईआर का जो होता है 50 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर होता है। तो बोल रहा है कि आप जो है इंक्रीजिंग वेवलेंथ में बताइए। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में देख लीजिए, जैसे दिया हुआ 1 2 3 वैसे ही हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, हु विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम किसको मेजर करते हैं, तो दोस्तों ओडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगर प्रेशर की बात आती तो बैरोमीटर होता, ठीक है। और वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी में अगर विंड वेलोसिटी यहाँ पे होता, विंड वेलोसिटी, तो एनमोमीटर जो होता है उससे हम लोग विंड वेलोसिटी को मेजर करते हैं, और प्रेशर को बैरोमीटर से यूज मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हमारा सेट है। तो इसी तरीके से टोटल 8 पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें आप 200 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है। इसी डिटेलिंग के साथ आपको वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक एंड शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।